आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्कैम की बात करेंगे जिसको भारत का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्कैम भी कहा गया है। हम बात कर रहे हैं सत्यम घोटाले की। सत्यम घोटाले ने भारतीय कॉर्पोरेट प्रशासन की नींद रातों रात उड़ा दी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सत्यम के तत्कालीन संस्थापक को लगभग 7,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करते हुए पाया गया था। लेकिन ये इतना बड़ा स्कैम कैसे हुआ? इसकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई थी? इनमें कितने व्यक्तियों का हाथ था और वो लोग कौन थे? आइए कुछ इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सन 1987 में राजू ब्रदर्स, रामाराजू और रामलिंगा राजू ने सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की स्थापना की। कंपनी ने सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छुआ। सन 1991 में कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई। कंपनी की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि यह कंपनी 17 गुनी ओवर सब्सक्राइब हुई थी। रामलिंगा राजू ने महज 20 कर्मचारियों के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी दिनों दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी और कंपनी ने 20 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस फैला लिया। जल्द ही कंपनी का वार्षिक रेवेन्यू 1 बिलियन हो गया और 2008 के अंत तक ये 2 बिलियन के पास पहुंच गया था। सत्यम घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। रामलिंगा राजू ने खुद माना उन्होंने काफ़ी समय तक कंपनी के खातों में हेराफेरी की थी और वर्षों तक मुनाफा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। हुआ ये था कि सत्यम में जितना प्रॉफिट मार्जिन दिखाया जा रहा था उतना था नहीं। प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3% था और बताया जा रहा था 26%। ये सब किया जा रहा था फर्जी बिल बनाकर। उन्होंने अनेक प्रकार के फर्जी इनवॉइसेज और फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स बनाने शुरू कर दिए और इन बैंक स्टेटमेंट्स में जो भी अमाउंट थी वो असली अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा थी। इस झूठे पैसे को एफडी अकाउंट में बदल दिया गया था और इस अकाउंट में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का जिक्र था। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्मचारियों के तनख्वाह में भी घालमेल किया। सत्यम में कुल 40,000 लोग काम करते थे, लेकिन दस्तावेज में यह संख्या 53,000 दिखाई जाती थी। इस तरह हर महीने 13,000 लोगों की तनख्वाह वह खुद हड़प कर ले जाते थे, लगभग 20 करोड़ रुपए हर महीने। पर आखिर रामलिंगा ऐसा क्यों कर रहे थे? दरअसल खेल सारा स्टॉक मार्केट का था। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता तो लोग और इन्वेस्ट करते और सत्यम के शेयर में खूब उछाल आता। ब्रदर्स इस कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर थे। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी होल्डिंग्स ऊंचे दामों पर बेच दी और 12,000 करोड़ का फ़ायदा उठा लिया। शुरुआत में वह कंपनी में 16% के भागीदार थे। शेयर की कीमत बढ़ी तो वो अपने हिस्से के शेयर धीरे धीरे बेचते रहे। अंतिम दिनों तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3% रह गई थी। इन पैसों को उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट किया। 2000 के बाद के सालों में रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आया था, लेकिन आंध्र प्रदेश में नियम था कि एक कंपनी को 58 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं बेची जा सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों के नाम पर 300 से भी ज़्यादा कंपनियां खोलकर हैदराबाद में करीब 6,000 एकड़ ज़मीन खरीद ली थी। 2008 तक ये खेल खूब चला, लेकिन फिर मंदी ने दस्तक दी। अमेरिका में मंदी का सबसे बड़ा असर रियल एस्टेट सेक्टर में दिखा, वही भारत में भी हुआ। रियल एस्टेट का कारोबार पूरी तरह बैठ गया। तब राजू ब्रदर्स ने एक तरकीब निकाली और अपनी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स को अपने बेटों के नाम पर बनाई गई कंपनी माइतास इंफ्रा और माइतास प्रॉपर्टीज के साथ मर्ज करने की योजना बनाई। इससे होता यह कि घाटे में जा रही रियल एस्टेट कंपनी से वे छुटकारा पा लेते और माइतास की कीमत 7,000 करोड़ बताकर एफडी के पैसे को दोबारा बैलेंस शीट में डाल देते। मगर इन दोनों कंपनियों के मर्जर होने से अनेक प्रकार के विवाद पैदा हुए और कई मुद्दे बाहर आने लगे। रामलिंगा राजू ने निवेशकों के पैसे को बिना निवेशकों को जानकारी दिए माइतास इंफ्रा और माइतास प्रॉपर्टी में डाइवर्ट किया था। राजू ब्रदर्स का यह निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिल्कुल रास नहीं आया और उसी समय बोर्ड ने उनसे इस पैसे का विवरण मांगा। जैसे जैसे जनता के बीच ये खबरें आने लगीं, कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट आने लगी। कंपनी पर अनेक प्रकार के सवाल उठाए जाने लगे।
भाइयों को और कोई रास्ता नहीं सूझने पर उन्होंने सच को उगलने में ही अपनी भलाई समझी। रामलिंग राजू ने सेबी के नाम 5 पेज का एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकार की कि 7,000 करोड़ का एक फ्रॉड हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फ्रॉड ऑडिट में सामने क्यों नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए कई प्रकार की कागजी कार्रवाई भी अपने हिसाब से कर रखी थी। यह पूरा खेल 8 साल से चल रहा था, तो यह तो पक्का था कि इंटरनल ऑडिटर मिले हुए थे, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर से बचने के लिए उन्होंने एक खास तरीका आजमाया था। उस समय अधिकतर कंपनियां ERP सिस्टम का उपयोग अकाउंटिंग के लिए करती थीं। स्टैंडर्ड सिस्टम को यूज़ करने के बजाय उन्होंने अपना खुद का ERP सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से हेराफेरी की जा सकती थी। 7,561 फर्जी बिल बनाए जा चुके थे, लेकिन ऑडिटर्स को 7-8 सालों तक इसकी भनक तक नहीं लगी। जिस दिन रामलिंग राजू ने सेबी के नाम लेटर लिखा, शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। 2008 में सत्यम का जो शेयर 544 रुपये पर लिस्टेड था, वह 10 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर तक पहुंच गया। निवेशकों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस खुलासे के 2 दिन बाद आंध्र प्रदेश पुलिस ने रामलिंग राजू को उनके भाई रामा राजू और अन्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया। सत्यम कंप्यूटर्स के खातों में गड़बड़ी के जरिए किए गए 7,000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में दोनों भाइयों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई और दोनों को 5.5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना पड़ा। इस स्कैम ने सेबी और सरकार की वर्षों की नींद खोल दी थी। पब्लिक लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टर के लिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ कंपनी एक्टिविटीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसके बाद भारत में कंपनी एक्ट में बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिले। 2013 में अनेक प्रकार के नियम लागू किए गए और शेयर मार्केट में बड़े बड़े निवेशक सावधानी से इन्वेस्ट करने लगे। अब प्रत्येक कंपनी को 10 सालों बाद अपने ऑडिटर्स को बदलना अनिवार्य है। निवेशक के तौर पर आपको हमेशा ऐसी खबरों और रोज़मर्रा की घटनाओं से अवगत रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द लौटेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।